हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम मानव विकास पर चर्चा जारी रखेंगे। तो चलिए देखें कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहला है मानव विकास के उपागम और फिर है अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं यानी कि इंटरनेशनल कंपैरिजन। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मानव विकास के उपागम के बारे में जानेंगे। मानव विकास के उपागम के द्वारा मानव विकास की समस्या को देखने के कई अनेक तरीके का जन्म हुआ है। मानव विकास के उपागम में मनुष्य को यानी मानव को केंद्र बिंदु बनाया गया है। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मानव विकास का मापन के बारे में जानेंगे। तो बच्चों मानव विकास सूचकांक जो होता है वह कोई भी देश शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन तक पहुंच के क्षेत्र में कितना अच्छा प्रदर्शन करता है उसके द्वारा दिया जाता है। मानव विकास सूचकांक जो है वह 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। इसका मतलब जिस भी देश का स्कोर 1 से ज्यादा नजदीक होगा वह उतना विकसित कहलाता है। तो बच्चों मानव विकास के मापन में सबसे पहला चीज आता है स्वास्थ्य। तो बच्चों इसे मापने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब यह है कि जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से कितने कम जन्म लेते के साथ ही मर जाते हैं। तो बच्चों यदि किसी भी देश का जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ज्यादा होगा तो इससे हमें यह पता चलता है कि वहाँ के लोग स्वस्थ जीवन और एक लंबी आयु जी रहे हैं। तो बच्चों इसके बाद हम जानेंगे शिक्षा के बारे में। किसी भी देश की शिक्षा को मापने के लिए पौध साक्षरता और सकल नामांकन अनुपात यानी कि अडल्ट लिटरेसी रेट एंड क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों किसी भी देश में कितने बच्चे पढ़ लिख पाते हैं, उनमें से कितने बच्चे स्कूल जा पाते हैं, ये यह बताता है कि उस देश में ज्ञान तक पहुंच पाना कितना आसान या कठिन है। तो बच्चों मानव विकास का अगला मापन है संसाधनों तक पहुंच यानी कि एक्सेस टू रिसोर्सेज। संसाधनों तक पहुंच मापने के लिए क्रय शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर का इस्तेमाल किया गया है और यह परचेजिंग पावर अमेरिकी डॉलर में देखा जाता है। तो बच्चों किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक निकालने के लिए यह तीनों यानी कि संसाधनों तक पहुंच, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तीनों को जोड़कर जितना भी स्कोर निकलता है उसके आधार पर किसी भी देश को उच्च, मध्यम और निम्न मानव विकास के स्तर पर रखा जाता है। तो बच्चों अब हम मानव विकास सूचकांक के बारे में और अच्छे से जानें। तो बच्चों इसमें मानव विकास के क्षेत्रों में जो भी प्राप्तियां होती है यानी कि जो भी अटेनमेंट्स होते हैं उनके आधार पर इसे घोषित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि मानव विकास के जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, इन सारे क्षेत्रों में किस देश का कितना अच्छा प्रदर्शन है उसके आधार पर उसका मानव विकास सूचकांक निकलता है। लेकिन बच्चों मानव विकास सूचकांक जो है वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय नहीं है क्योंकि जो भी सूचकांक वितरण होता है यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना स्कोर आया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना स्कोर आया, संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में कितना स्कोर आया, मानव विकास सूचकांक उसे अलग अलग नहीं दिखाता है बल्कि उसे एक साथ जोड़ कर दिखा देता है 0 से 1 के स्कोर के बीच। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मानव गरीबी सूचकांक यानी कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में जानेंगे। तो बच्चों मानव गरीबी सूचकांक जो है वह मानव विकास के क्षेत्र में जो भी कमियां होती है उनको दिखाता है। यह सूचकांक जो है वह किसी भी आय यानी कि इनकम के आधार पर किसी भी देश को नहीं मापता है। यह किसी भी देश की मानव गरीबी सूचकांक को दिखाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक न जीवित रह पाने वाले लोगों की संभवता, प्रौढ़ निरक्षरता दर यानी कि एडल्ट लिटरेसी रेट और कितने लोगों को साफ पानी नहीं मिल पाता है का इस्तेमाल करता है। अक्सर मानव गरीबी सूचकांक जो होता है वह मानव विकास सूचकांक से ज्यादा खुलासा करता है। यदि हम मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक दोनों को मिलाकर देखें तो किसी भी देश का हमें एक बेहतर तस्वीर पता चलता है। मानव विकास को मापने का तरीका समय समय पर बदलते रहता है और इसमें नए तरीके आते ही रहते हैं। बहुत सारे शोधकर्ता अब यहाँ तक कि हर देश में लोग कितना राजनीतिक स्वतंत्रता यानी कि पॉलिटिकल फ्रीडम का भोग करते हैं उस पर भी एक सूचकांक निकालने की बात कर रहे हैं। तो बच्चों अब हम मानव विकास के उपागम के बारे में जानेंगे। मानव विकास के कुल 4 उपागम हैं जिसमें सबसे पहला है आय उपागम यानी कि इनकम अप्रोच, दूसरा है कल्याण उपागम यानी कि वेलफेयर अप्रोच, तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम यानी कि बेसिक नीड्स अप्रोच और चौथा है क्षमता अप्रोच यानी कि कैपेबिलिटी अप्रोच। तो बच्चों सबसे पहले हम आय उपागम यानी कि इनकम अप्रोच के बारे में जानेंगे। आय उपागम जो भी सबसे पुराने कुछ उपागम है उनमें से एक है। आय उपागम के अंतर्गत मानव विकास को आय से जोड़ा गया है यानी कि इनकम से जोड़ा गया है। इसका मतलब सीधा सीधी यह है कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, जिसके पास ज्यादा इनकम है वह इंसान उतना ज्यादा स्वतंत्र है और जिसके पास कम पैसे हैं वह उतना ज्यादा ही कम स्वतंत्र है। इसका मतलब यह है कि जिस भी देश का आय यानी कि इनकम ज्यादा है उस देश का मानव विकास भी ज्यादा है, मगर जिस देश का इनकम
यानी कि आय कम है उस देश का मानव विकास भी कम है। तो चलो बच्चों अब हम कल्याण उपागम यानी कि वेलफेयर अप्रोच के बारे में जानेंगे। तो बच्चों इस उपागम के अंदर मानव को लाभार्थी के रूप में देखा जाता है यानी कि बेनिफिशियरी समझा जाता है, और जो भी विकास की नीति आती है उसमें मानव को एक केंद्र बिंदु समझा जाता है। इस उपागम में यह कहा जाता है कि सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा और भी जितने तरह की सुविधाएं होती है वह लोगों को देनी चाहिए। इस उपागम में लोगों को प्रतिभागी नहीं कहा गया है बल्कि प्राप्तकर्ता कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार जो होती है वह मानव विकास के लिए जिम्मेदार होती है और सरकार को मानव विकास का स्तर बढ़ाना चाहिए कल्याणकारी नीतियों को लाकर। तो बच्चों अब हम आधारभूत आवश्यकता उपागम यानी कि बेसिक नीड्स अप्रोच के बारे में जानेंगे। तो बच्चों इस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्तावित किया है। इस उपागम के अंदर कुल 6 आवश्यकताओं की पहचान की गई है, जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। इसमें मानव के विकल्पों को छोड़कर उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर जोर दिया गया है। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्षमता उपागम यानी कि कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में जानेंगे। तो बच्चों क्षमता उपागम जो है वह भारत के बहुत मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन से जुड़ी हुई है। यह अमर्त्य सेन ही थे जिन्होंने डॉक्टर महबूब उल हक के साथ मिलकर मानव विकास का एक अवधारणा दिया था। उनका कहना था कि संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में मानव की क्षमता बढ़ाती रहनी चाहिए और इसी से मानव विकास हो सकता है। तो बच्चों अब हम सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के बारे में जानेंगे। तो बच्चों क्या आप जानते हैं कि भूटान जो कि हमारा पड़ोसी राष्ट्र है वह पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को अपना रखा है। वहाँ पर जब कभी भी भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास की बात होती है तब हमेशा वहाँ पर पर्यावरण, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन का ख्याल रखा जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्रसन्नता की कीमत पर विकास का काम नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों इससे हमें यह साफ होता है कि वहाँ पर पर्यावरण को हमेशा ध्यान में रखा जाता है किसी भी विकास के काम के बारे में सोचने से पहले। यह जो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है, यह हमें आध्यात्मिक, भौतिकता और गुणात्मक पक्षों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है जब भी हम विकास की बात करते हैं। तो बच्चों अब हम अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं के बारे में जानें। तो अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं जो होती हैं वह काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होती हैं क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि कोई भी देश कितना बड़ा है, उसकी अर्थव्यवस्था कितनी ज़्यादा बड़ी है, वह उसके मानव विकास के स्तर से ठीक उल्टा दिखता है। हम इसमें यह देखेंगे कि जो भी छोटे छोटे देश है उनका मानव विकास का स्तर बड़े देशों से भी बेहतर है। यदि हम भारत की बात करें तो हम देखेंगे कि हमारा जो पड़ोसी है श्रीलंका और त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो कि कैरेबियन आइलैंड्स के अंदर आते हैं, उनका मानव विकास का स्तर भारत से भी ज़्यादा अच्छा है। और यदि हम भारत के अंदर की बात करें तो पंजाब और गुजरात जिनका अर्थव्यवस्था केरला से ज़्यादा अच्छा है, मगर फिर भी केरला का मानव विकास स्तर इन दोनों राज्यों से ज़्यादा बेहतर है। तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं को समझने के लिए मानव विकास के स्तर को 3 भाग में बांट दिया गया है। सबसे पहले है उच्च सूचकांक वाले देश जिसमें 0.8 से ऊपर का स्कोर लिया जाता है और इस स्तर पर कुल 57 देश हैं। इसके बाद आता है मध्यम सूचकांक मूल्य वाले देश जिसमें 0.5 से 0.799 के बीच के स्कोर वाले देश आते हैं और इसमें कुल 88 देश आते हैं। और इसके बाद सबसे अंत में आता है निम्न सूचकांक मूल्य वाले देश जिसके अंदर 0.5 के नीचे के स्कोर वाले देश आते हैं और इसमें कुल 32 देश हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश के बारे में जानेंगे। बच्चों जैसा कि हमने अभी तुरंत ही देखा था कि मानव विकास प्रतिवेदन 2005 के अनुसार इस स्तर पर कुल 57 देश शामिल हैं। ये सब कुछ ऐसे देश है जहां पर शिक्षा प्रदान करना और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता रही है। उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश जो भी हैं वहां पर सामाजिक क्षेत्र में सरकार के द्वारा अच्छा खासा खर्चा किया जाता है और यही कारण है कि ये सारे देश बाकी देशों से मानव विकास के क्षेत्र में आगे हैं। बच्चों यदि हम इसकी सूची को ध्यान से देखेंगे तो हम यह पाएंगे कि इसमें से बहुत सारे देश पूर्व समाज शक्ति रह चुके हैं और इस सूची में हम बहुत सारे यूरोपियन देश पाएंगे जो कि दक्षिण के विकसित दुनिया को दिखाती है। तो चलो बच्चों इस सूची में आने वाले देशों की एक तालिका पे देखते हैं। तो बच्चों मानव विकास प्रतिवेदन 2005 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में सबसे पहला देश है नॉर्वे, फिर आता है आइसलैंड, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर लग्जमबर्ग, फिर कनाडा, 6ठे स्थान पर है स्वीडन, उसके बाद आता है स्विट्जरलैंड, 8वें स्थान पर है आयरलैंड और उसके बाद आता है बेल्जियम और 10वें स्थान
पर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है। तो बच्चों चलो अब हम मध्यम सूचकांक मूल्य वाले देश के बारे में जानते हैं। यह सूची सबसे ज्यादा लंबी है और मानव विकास प्रतिवेदन 2005 के अनुसार इसमें कुल 88 देश आते हैं। बच्चों जब हम इसकी एक सूची देखेंगे तब हम यह देखेंगे कि इसमें अधिकांश देश जो हैं द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आए हैं, और इसमें और भी बहुत सारे देश हैं जो कि 1990 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद बने हैं। इस सूची में बहुत सारे ऐसे देश आते हैं जो कि जल्दी जल्दी लोगों के हित में नीतियां लाकर मानव विकास का स्तर ऊंचा कर रही हैं। उन्होंने मानव विकास का स्तर ऊंचा करने के लिए अपने समाज से भेदभाव खत्म करने का भी प्रयत्न किया है। इन सारे देशों में हम यह देखेंगे कि सामाजिक विविधता बहुत ज्यादा है और इसमें से बहुत सारे देश हाल ही के इतिहास में राजनीतिक उथल पुथल या सामाजिक विद्रोह का सामना किए हैं। तो बच्चों अब हम निम्न सूचकांक मूल्य वाले देश के बारे में जानेंगे। मानव विकास के स्तर की यह सूची सबसे ज्यादा छोटी है, जिसमें मानव विकास प्रतिवेदन 2005 के अंदर 32 देश आते हैं। इस सूची में आने वाले बहुत सारे देश अब भी सामाजिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं, जैसे कि अकाल या बहुत तरह की बीमारियां। इन देशों में मानव विकास के स्तर को बढ़ाने की सख्त जरूरत है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने सीखा मानव विकास के उपागम के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं के बारे में। अगले वीडियो में हम इसी अध्याय के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।